क्लास स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ना है इसमें? स्त्री एवं प्रसूति तंत्र। ठीक है, तो आज का जो सुबह की क्लास का टॉपिक रहेगा वो है पीटीएसआर। इसको पीजी में कहते हैं, पीटीएसआर तंत्र के नाम से जानते हैं, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, पीटीएसआर। ठीक, तो हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे आज, प्रसूति तंत्र। माने जो स्त्री है उसकी संरचना के बारे में। ठीक, और गायनी का वेटेज मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन का हर साल रहता है, हमेशा। तो अच्छा वेटेज है इसका पीजी के लिए, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो यहीं कहीं लिख लो, कहीं लिखना चाहो तो। मासानुमासिक गर्भ वृद्धि से, जो आपको सबसे ज्यादा मतलब पढ़ना है, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? चरक का, सुश्रुत का, बाघभट्ट का, काश्यप का, प्लस अन्य आचार्यों का, हारीत इत्यादि भी आते हैं इसमें। ठीक, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि और मासानुमासिक गर्भड़ी परिचर्या, गर्भड़ी परिचर्या, जात हारड़ी, जात हारड़ी। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनमें जब गर्भ आता है तो कोई पहले दिन, कोई दूसरे दिन के, या कोई 16वें वर्ष के पहले, ऐसे कुछ गर्भ जो है, गर्भ का जो है पात हो जाता है, गर्भ नहीं रहता उनको। ठीक, और मासानुमासिक गर्भ स्राव चिकित्सा, मासानुमासिक गर्भ स्राव, उसकी चिकित्सा योग। अगला जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसमें यह है योनि व्यापक, क्वेश्चन आना ही आना है। योनि व्यापक, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, वैसे इंपोर्टेंट तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, और स्तन्य दोष और उसकी चिकित्सा, ये पीडीएफ में भी आ जाता है। शुक्र आर्तव दोष और उसकी चिकित्सा, ये बेसिक चीजें जिनको बहुत ज्यादा फोकस करना है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा। शुक्र आर्तव दोष, ठीक, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बनने को क्वेश्चन सब जगह से बनता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी। और जो भाव वगैरह होते हैं, गर्भ के जो भाव है ना, उसके, उससे भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। गर्भ के भाव, जो मात्रज है, पित्रज है, आत्मज है, सत्वज है, सातमज है, रसज है। ठीक, ऐसे। और देखो, तो ये पीटीएसआर, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग हमें आज पढ़ना है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले, प्रसूति तंत्र, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। प्रसूति तंत्र, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी को पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक एनाटॉमी को, कि इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, आयुर्वेदिक एनाटॉमी। लिखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्त्री श्रोणी, स्त्री की श्रोणी। लिखो, लिखो, पुरुष के उर का प्रमाण, पुरुष के उर का प्रमाण इजिकल टू स्त्री की श्रोणी। पुरुष के उर का जितना प्रमाण होता है उतना ही स्त्री की श्रोणी का प्रमाण होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। ठीक, ऐसा आचार्य किसने कहा है? सुश्रुत ने कहा है।
चक्रपाणी ने इस पर टीका की। लिखो चक्रपाणी, प्रॉपर उन्होंने प्रमाण बता दिया। लिखो 24 अंगुल, 24 अंगुल प्रमाण बताया उन्होंने, क्लियर कर दिया कि कितना प्रमाण होता है इसका। तो उन्होंने बताया 24 अंगुल प्रमाण है इसका। ठीक, लिखो अगली लाइन से। लिखो सुश्रुत में लिखो, लिखो पुरुष की कटी, सुश्रुत। देखो पुरुष की कटी, लंबर रीजन, श्रोणी वाला पार्ट, लेकिन बोला उन्होंने कटी। पुरुष की कटी इज इक्वल टू स्त्री का उर। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पुरुष की कटी जो है वो स्त्री के उर के बराबर है, जिसका प्रमाण है 18 अंगुल। श्रोणी कितना बता रहे हैं? बराबर बता रहे हैं। और पुरुष की कटी का प्रमाण बताया 18 अंगुल, स्त्री के उर के बराबर। ठीक, देखो चरक, देखो पुरुष का उर 24 अंगुल, पुरुष का उर 24 अंगुल। देखो पुरुष की कटी 16 अंगुल। ब्रैकेट में लिखो तृतीयांश कम, तृतीयांश कम। देखो डलहड़, डलहड़, डलहड़। लिखो पुरुष के उर हेतु, पुरुष के उर हेतु, उर के लिए देखो दो मत। देखो एक 12 अंगुल और एक 24 अंगुल। एक्चुअली इसका प्रमाण जो बताया चरक ने वो बताया 12 गुणा 24। तो ध्यान रखना क्या लिखाया है। ठीक है, लिखो अगली लाइन से। लिखो श्रोणी में अस्थियां, श्रोणी में अस्थियां। बहुत पेटेंट क्वेश्चन है ये, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा तुरंत। ठीक है, श्रोणी में अस्थियां, कितनी अस्थियां होती हैं? लिखो चरक, चरक। लिखो एक भग अस्थि, एक भग अस्थि, दो श्रोणी फलक। दो श्रोणी फलक माने 3, टोटल अस्थियां 3। लिखो सुश्रुत, एक भग अस्थि प्लस दो नितंब अस्थि
दो नितंब अस्थि प्लस एक त्रिक अस्थि प्लस एक गुद अस्थि PNTG भग नितंब त्रिक और गुद PNTG 5 अस्थियां हैं टोटल। ध्यान रखना, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। 3 5 देखो, बाघभट्ट 4 अस्थियां बताई टोटल PNT। कैसे? एक भगस्थी, दो नितंबस्थी और एक त्रिकस्थी। तो ये हो गया चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट 354 354। अस्थियों में सबसे पेटेंट क्वेश्चन यही बनता है। और नितंब में किस प्रकार की अस्थि होती है वो लिखो। नितंब में जो अस्थियां जो होती हैं वो होती है कौन सी? कपाल अस्थि। नहीं, कहीं लिख लेना नोट डाल के। अस्थियों के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें नितंब में कौन सी अस्थि होती है? कपाल अस्थि। 5 प्रकार बताए गए हैं अस्थियों के, तो उसमें नितंब में कौन सी अस्थि होती? कपाल अस्थि होती है। पांच अस्थियां कौन कौन सी होती हैं? एक तरुण अस्थि, समझ लो, लिखो मत। एक होती है तरुण अस्थि, ठीक है, समझ लो, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। एक होती है रुचक अस्थि, अभी मैं इसे डिटेल करूंगा। और एक होती है रुचक अस्थि, एक होती है कपाल अस्थि, एक होती है वलय अस्थि और एक होती है नलक अस्थि। आयुर्वेदिक अनुसार 5 प्रकार की अस्थियां होती हैं। जो तरुण अस्थि जो होती है, ये जो है ईयर में, नोज में और ट्रैकिया में पाई जाती है, ENT और आई में। इसे तरुण अस्थि कहते हैं। ये आसानी से टूट जाती है या नम जाती है, कार्टिलेज बोन है एक तरीके से, ठीक। ग्रीवा में अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ट्रैकिया आ गया ना, ट्रैकिया, तो ग्रीवा में अस्थि जो पाई जाती है वो तरुण अस्थि पाई जाती है। रोचक अस्थि जो आसानी से स्फुटित हो जाती है, टूट जाती है, जैसे दंत, दांत, जिसको दसन कहते हैं संस्कृत भाषा में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया जब पपरोड़ा का एग्जाम होता था शिमला का, कि दसन में किस प्रकार की अस्थि होती है। अब फंस गए लोग, दांत तो पढ़ा है, दसन नहीं पढ़ा, ठीक है। कपाल अस्थि, कपाल अस्थि कहां होती है? पार्श्व पृष्ठ, सॉरी, कपाल अस्थि होती है कहां? जानू में, नी ज्वाइंट, नितंब, अंश स्कैपुला, गंड, तालू और शंख और सिर में। ये कपाल अस्थियां होती हैं। सिर तो कपाल होता ही होता है, ये तो सब जानते हैं। इंपोर्टेंट नितंब पूछ लेता है। और जो वलय अस्थि होती है वो होती है पार्श्व में, जैसे रिब्स होती है ना, उसे वलय अस्थि कहते हैं। पार्श्व में, पृष्ठ में, उर में, ये वलय अस्थियां होती हैं। और बाकी जितनी भी अस्थियां बसती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? नलक अस्थि में, माने जो लॉन्ग बोन होती है उसमें आ जाती है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? साक्षी, उज्जवल, मिलिंद, श्वेता, सौम्या, गौरव, ज्योति। क्लियर हुआ बेटा? कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो भाई।
कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अब लिखो अगला, इसी में संधियों के बारे में, श्रोणी में थोड़ी के बारे में बात हो रही है। अब लिखो संधियां, इसकी संधियों के बारे में बात कर रहे हैं। लिखो संधियां, और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो, लिखो कटी कपाल में 3 संधियां। कटी और कपाल में 3 संधियां। संधियों की संख्या कितनी है? 3। और कौन कौन सी होती है संधियां? आप लिखो। लिखो गुद, भग और नितंब। गुद, भग और नितंब। लिखो कौन सी संधि होती है? सामुदक संधि। सामुदक संधि। और लिखो कटी कपाल। कटी और कपाल, इसमें संधि होती है तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी। ठीक। ठीक, लिखो अगली लाइन। अगली हेडिंग डालो भग। प्रमाण बहुत इंपोर्टेंट। लिखो द्वादश अंगुल भग विस्तारा। द्वादश अंगुल भग विस्तारा। भग का विस्तार कितना? 12 अंगुल। पेटेंट क्वेश्चन। लिखो डलहड़। लिखो भग का आकार पिप्पल सदृश। पिप्पल पत्र सदृश। पिप्पल पत्र, पीपल के पत्र के समान। अगली हेडिंग डालो। लिखो इश्मरात पत्र। इश्मरात पत्र या भग शिश्निका, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। डलहड़ ने वर्णन किया है इसका। लिखो। लिखो बड़े पिप्पल पत्र सदृश आकृति। बड़े पिप्पल पत्र सदृश आकृति। लिखो भग के ऊपरी भाग में स्थित। ऊपरी भाग में स्थित। देखो इसके नीचे आर्तव वहन का स्थान। इसके नीचे क्या है? आर्तव वहन का स्थान या बहिर्मुख योनि, जिसे बहिर्मुख योनि भी कहते हैं। देखो काम कला के समय अत्यंत हर्षण युक्त। अत्यंत हर्षण युक्त
देखो इसके अन्य नाम और भी हैं। देखो ईश्वर मंदिर, ईश्वर मंदिर। और भाव प्रकाश ने इसके लिए जो वर्ड दिया है वो दिया है ईश्वरात पत्र, सॉरी मदनाथ पत्र, मदनाथ पत्र। मदनाथ पत्र। ठीक, लिखो अगली लाइन से, लिखो योनि। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, योनि की आकृति। लिखो शंख नाभि सदृश्य, शंख नाभि सदृश्य। तो छूट रहा हो तो बता देना। शंख नाभि सदृश्य। लिखो इसमें 3 आवर्त होते हैं, इसमें 3 आवर्त होते हैं, यही 3 आवर्त हैं फेलोपियन ट्यूब। बहुत डिटेल बताया। जहां होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो योनि है पूरी पूरी। 3 आवर्त होते हैं। देखो तीसरे आवर्त में गर्भसैया उपस्थित, तीसरे आवर्त में गर्भसैया उपस्थित। लिखो भाव प्रकाश। देखो योनि में 3 नाड़ियां, योनि में 3 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिखो नंबर 1 समीरणा, समीरणा। देखो इसमें शुक्रपात होने पर निष्फल, अगर इसके ऊपर शुक्रपात होता है तो निष्फल है, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक। देखो नंबर 2 लिखो चांद्रमसी नाड़ी या चंद्रमुखी नाड़ी, चंद्रमुखी या चांद्रमसी। देखो कन्या प्रसवनी, अगर इस पर शुक्रपात होगा तो कन्या की उत्पत्ति होगी, बालिका उत्पन्न होगी। और ये मध्य में होती है नाड़ी। लिखो गौरी, तीसरी नाड़ी है गौरी। लिखो कष्ट उपभोग्या, कष्ट उपभोग्या। और पुत्र प्रसवनी, इस पर शुक्र का पात होगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, जो गर्भ बनेगा वो पुत्र बनेगा, पुत्रम प्रसूयते। पुत्रम प्रसूयते। ठीक।
लिखो अगली लाइन से, देखो गर्भाशय। सबसे बेसिक क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, गर्भाशय। देखो सुश्रुत, देखो सुश्रुत, देखो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा एक 8वां आशय गर्भाशय अधिक होता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा एक 8वां आशय गर्भाशय अधिक होता है। अधिक होता है। लिखो यह गर्भाशय, यह गर्भाशय योनि के तीसरे आवर्त में, योनि के तीसरे आवर्त में देखो पित्त पक्वाशय मध्य, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में। देखो गर्भ का आधार वो तो पता ही है, इस तरह लिखो पित्ताशय पक्वाशय के मध्य में। लिखो रोहित मत्स्य, इसकी आकार कैसा होता है? रोहित मत्स्य, रोहित मछली के मुख के आकार का, ये क्वेश्चन पूछता है। देखो अरुणदत्त, राजौरिया नहीं लिखना है, अरुणदत्त लिखना है। अरुणदत्त। लिखो रक्त और मांस के प्रसाद से निर्मित, रक्त और मांस के प्रसाद से निर्मित तथा आंत्र संभव। गर्भाशय किससे उत्पत्ति बताइए? रमा से, रमा की आंतें। ठीक, ये बात हो गई श्रोणी की, योनि की और गर्भाशय की। अब कुछ बेसिक चीजें बची हैं, इसमें वो लिख लेते हैं। देखो देखो आर्तव वह स्रोतस, आर्तव वह स्रोतस। ये नोट्स ऐसा है, अगर यूजी वाला है तो यूजी निकल जाएगा, पीजी वाला है तो पीजी निकल जाएगा, दोनों चीजें करेगा ये नोट्स। यूजी में भी इससे ज्यादा नहीं लिख पाओ, इससे ज्यादा है ही नहीं। आर्तव्य स्रोतस कितने होते हैं? 2 होते हैं। मूल लिखो गर्भाशय, आर्तव्य स्रोतस का मूल क्या है? गर्भाशय और आर्तव वह धमनियां, आर्तव वह धमनियां। देखो इनके विद्ध होने पर क्या होता है?
क्या हो जाता है? BAMS। BAMS देखो, बंध्यत्व, बंध्यत्व, आर्तवनाश और मैथुन असहिष्णुता। BAMS हो जाता है, बंध्यत्व, आर्तवनाश और मैथुन असहिष्णुता। ये आभ्यंतर स्रोत हैं। ठीक, अब लिखो अगली लाइन से एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो स्त्रियों में, देखो स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक, पेशियों की बात करें, मसल्स की बात करें तो स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं। स्त्रियों में 20 पेशियां कितनी होती हैं? अधिक होती। टोटल पेशियां कितनी हैं? 500 सुश्रुत के अकॉर्डिंग, चरक की 400, 20 पेशियां अधिक होती हैं तो 520 पेशियां अधिक हो, 520 पेशियां हो जाती है। कौन कौन सी पेशियां होती हैं ये पूछता है। देखो प्रत्येक स्तन में 5-5, वो मैं सारी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, प्रत्येक स्तन में 5-5 अधिक, अर्थात 10, टोटल 10 हो जाती है। देखो अपथ्य पथ में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे जितना लिखना चाहो, NIA, BHU, PSC, UPSC, जामनगर, जहां लिखना चाहो नाम, इतना पूछा गया ये क्वेश्चन। अपत्य पथ में 4 पेशियां, जिसमें 2 आभ्यंतर 2 बाह्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया बेसिक को, अपत्य पथ में कितनी पेशियां होती हैं? 4। लिखो गर्भ छिद्र आश्रित 3, गर्भ छिद्र आश्रित 3 पेशियां। देखो शुक्र आर्तव प्रवेशनी, शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 पेशियां, इनमें 3 ही वर्ड आ रहा है, 1 2 3, 3 पेशियां, 1 2 3, 3 पेशियां। ठीक, और ये गर्भसैया पित्ताशय पक्वाशय के मध्य होती है, जो पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाल के लिखो इसमें। अभी पहले एक वर्ड और लिख लो। देखो पुरुषों में मेड में 1 पेशी, नया कंसेप्ट आ रहा है वो लिखा रहा हूं। देखो वृषण में 2 पेशी, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। पुरुष में मेड में 1 पेशी, वृषण में 2 पेशी, स्त्रियों में फल ग्रंथि को ढके रहती हैं। यही कंसेप्ट लिखो। अगला लिखो गयादास और भोज, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, गयादास और भोज। देखो स्त्रियों में कुल पेशियां 517, स्त्रियों में कुल पेशियां 517, 520 होनी चाहिए थी, लेकिन 517 मानी। क्यों मानी? कि ये बोलते ये 3 पेशियां नहीं होती हैं। देखो स्त्रियों में उपयुक्त 3 पेशियां नहीं होती।
तीन पेशियां नहीं होती। ठीक है, नोट डाल का एक वर्ड लिखो। लिखो काश्यप। काश्यप। लिखो गर्भाशय। गर्भाशय को रिलेटेड टू कुंडलिनी चक्र। गर्भाशय की तुलना जो है कुंडलिनी चक्र से की, क्योंकि वो लिखा रहा हूं। पहले इतना है, याद करो, ये पूछ चुका है क्वेश्चन। कुंडलिनी चक्र क्या बोला है, लिखो। देखो, गर्भाशय महास्रोत की कुंडलिकाओं के बीच, गर्भाशय महास्रोत की कुंडलिकाओं के बीच जरायु से आच्छादित होकर, जरायु से आच्छादित होकर रहता है। इसलिए इसका तुलना किससे कर दी, कुंडलिनी चक्र से। ठीक, पेशियों की बात हो गई। यहां तक किसी को कोई समस्या है? बोलो भाई। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो। हैं? नहीं समझ में आ रहा है? हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? कोई गौरव कौशल, मोहम्मद माजिद, कुछ समझ में आया है? हम्म? उज्जवल सिंह, कोई भी चीज नहीं समझ में आवे तुरंत पूछना है, बाद का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, लिखो। लिखो, बाल्यावस्था से शुक्र की उपस्थिति। लिखो, बाल्यावस्था से शुक्र की उपस्थिति। बाल्यावस्था से शुक्र की उपस्थिति। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही शुक्र होता है। कौन कौन कहता है? बाल्यावस्था से ही
शुक्र की उपस्थिति। देखो, चरक सुश्रुत बागभट्ट, चरक सुश्रुत बागभट्ट, काश्यप और डलहड़ ये आचार मानते हैं। तो ब्रैत्रयी तो हो गया, काश्यप डलहड़। ठीक, काश्यप और डलहड़। देखो, स्त्री शुक्र बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है। स्त्री शुक्र, स्त्री शुक्र का वर्णन। देखो, सुश्रुत, यानी ये वाले पूछ चुके हैं क्वेश्चन। ये सुश्रुत अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश, अरुण दत्त और हारीत। भाव प्रकाश, अरुण दत्त और हारीत। ठीक, ये बात हो गई। अगली लाइन लिखो। देखो, शुक्र के समान, शुक्र के समान बाल्यावस्था से रज की उपस्थिति। जैसे शुक्र की उपस्थिति मानी है बाल्यावस्था से ही, ऐसे ही रज की भी उपस्थिति मानी है। किसने मानी है? देखो, अष्टांग संग्रह, काश्यप, डलहड़ और चक्रपाणी। और चक्रपाणी। ठीक, देखो अगली लाइन से हेडिंग ला लो, रज या आर्तव। रज या आर्तव। रज या आर्तव। लिखो, लिखो चरक। लिखो, रज को रस की उपधातु माना है। रज को रस की उपधातु माना है। रज को रस की उपधातु। इसलिए जब कोई महिला अगर आती है जिसमें आर्तव दुष्टि मिल रही है या क्षीण आर्तव की पेशेंट है, तो उसमें मधुर औषधियों का प्रयोग करते हैं। 90% शतावरी है, सतपुष्पा है, ये चीजें यूज होती है। ठीक है, उन्हीं की वस्ती भी दी जाती है, इसीलिए दी जाती है। ठीक है, सर्वदा सर्वभावानां सामन बद्धि द्रव्य सामान्य यूज करते हैं। ठीक है, कर्म सामान्य भी यूज करेंगे उसमें, हम गुण सामान्य भी यूज करेंगे उसमें। ठीक है, सर्वदा सर्वभावानां सामन बद्धि कारणम वाला कंसेप्ट चलेगा उधर। यहीं से कंसेप्ट उठेगा। जब ये बेसिक चीज नहीं पता होगी तो कैसे चिकित्सा करो? चिकित्सा योग से नहीं होती है। चिकित्सा जो है वो कंसेप्ट से होती है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो चिकित्सा करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। कंसेप्ट नहीं पता तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चरक ने क्या माना? रज को रस की उपधातु माना है। क्या कहा है? रसात स्तन्यम अस्त्रज, रस से स्तन्य। ठीक है, रज संज्ञक रक्त की प्रवृत्ति किससे होती है? रक्त से होती, रस से होती है। देखो, सारंगधर और भाव प्रकाश। सारंगधर
और भाप प्रकाश। देखो रक्त की उपधातु माना है, रक्त की उपधातु माना है। अब ये कंफ्यूजन नहीं है। अब जो कहें कि बॉस ऐसे ऐसे पढ़ा दिया है, भाप प्रकाश भी लिखा दिया, सारंगधर भी लिखा दिया। अब एक पेशेंट है जिसमें हमको क्षीण आर्तव की चिकित्सा करनी है, तो हमें रस धातु पे भी काम करना है और रक्त धातु पे भी काम करना है। इससे ये हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, रस को भी बढ़ाना है और रक्त को भी बढ़ाना है, तो उसकी औषधि जो व्यवस्था पत्रक बनाया जाएगा उसमें रस धातु वाला भी और रक्त धातु वाला दोनों का बनाया जाएगा। ठीक है, एक कंफ्यूजन नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक, लिखो भाप प्रकाश। लिखो स्त्रियों में एक आशय अधिक होने से, स्त्रियों में एक आशय अधिक होने से एक आशय अधिक होने से रज को सप्तम धातु। भाप प्रकाश ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन पूछता है स्त्रियों में एक आशय, गर्भाशय अधिक होता है ना, स्त्रियों में एक आशय अधिक होने से रज को सप्तम धातु। अब इसका एक कंसेप्ट था, कंफ्यूजन होता है बहुत भयंकर। रज को सप्तम धातु, शुक्र को अष्टम धातु माना है, अष्टम धातु माना है। अब देखो धातुएं कितनी होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाप प्रकाश ने रज को कौन सी धातु माना है, तो सब लोग सोचते हैं कि 7 धातु तो है ही है, शुक्र 7वीं धातु 8वीं माना होगा। नहीं, यहीं से कंसेप्ट निकला लेडीज फर्स्ट, यहीं से कंसेप्ट निकला है लेडीज फर्स्ट। जब रज और शुक्र में दोनों को प्रथम स्थान देने की बात हुई, 7वीं धातु बताने की बात हुई, तो किसको बताया, रज को बताया 7वीं धातु, शुक्र को बाद में कर दिया 8वीं धातु। बोले लेडीज फर्स्ट भैया, लेडीज को पहले रखेंगे तो रज को बाद में, मेल को बाद में रखा जाएगा, शुक्र को बाद में रखा जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक, चलो तो ये 7वीं और 8वीं का कंसेप्ट क्लियर हो गया। लिखो अगली लाइन से, लिखो रज का निर्माण, रज का निर्माण। देखो चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय माने बृहत्रयी प्लस डलहड़, इन चारों आचार्यों ने क्या माना। देखो रस से रज की उत्पत्ति होती है, रस से रज की उत्पत्ति होती है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। कंसेप्ट अब चेंज होगा, देखो जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखो चक्रपाणी, लिखो रस के प्रसाद भाग से ही, ये भी बहुत कठिन नहीं है, रस के प्रसाद भाग से ही, रस के 2 भाग बने प्रसाद और किट, तो प्रसाद भाग से, रस के प्रसाद भाग से ही रज संज्ञक रक्त की उत्पत्ति, रज संज्ञक रक्त की उत्पत्ति। कंसेप्ट अब अच्छा है। देखो अष्टांग संग्रह, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका मैं तरीका बता दूंगा, याद हो जाएगा बहुत प्रेम से। लिखो रज की उत्पत्ति रक्त से मानी है, रज की उत्पत्ति किससे मानी है, रक्त से मानी है। और क्या कहा है,
लिखो गर्भाशय में एकत्रीभूत रक्त को, गर्भाशय में एकत्रीभूत रक्त को, गर्भाशय में एकत्रीभूत रक्त को आर्तव संज्ञा दी है। आर्तव संज्ञा दी है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रक्त का संग्रह। तो संग्रह ने क्या माना, रक्त से उत्पत्ति मानी, रक्त का संग्रह कर लो, और रक्त का संग्रह किया ही जाता है। देखो हारीत, हारीत, देखो स्त्रियों में रज की उत्पत्ति, स्त्रियों में रज की उत्पत्ति बिना किसी योग या प्रयत्न के, बिना किसी योग या प्रयत्न के माना है। अब ये आर्तव, आर्तव चल रहा है, ये आर्तव क्या है? देखो आर्तव या रज, अगला पॉइंट है, हारित का नहीं है ये, आर्तव या रज। देखो आग्नेय, शुक्र सौम्य होता है, आर्तव आग्नेय होता है। आग्नेय देखो रक्त के लक्षण वाला, रक्त के लक्षण वाला। देखो गर्भ उत्पादक, गर्भ उत्पादक होता है। प्रमाण लिखो इसका, बागभट्ट अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों ने प्रमाण बताया इसका। लिखो रज या आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि, रज या आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि। तो देखो सॉल्ट में देखा जाए तो रज की उत्पत्ति रस से मानी बृहत्रयी और डरहड़ ने, चक्रपाणी ने मानी रस के प्रसाद भाग से, अष्टांग संग्रह ने मानी रक्त से। हारीत ने बोला बिना किसी प्रयत्न के, कोई मान लो प्रयत्न नहीं करोगे, कुछ योग नहीं करोगे तो क्या करोगे, हार जाओगे ना। कुछ भी योग या प्रयत्न नहीं करेगा व्यक्ति तो क्या होगा, हार जाएगा। एक लाइन में चीजें सब खत्म हो गई। ठीक, लिखो अगली लाइन से, लिखो रजो दर्शन और रजो निवृत्ति आयु। रजो दर्शन और रजो निवृत्ति आयु। रजो दर्शन और रजो निवृत्ति आयु। कॉलेज वॉलेज जाना हो तो भैया मैसेज कर देना कब किसको जाना है। रजो दर्शन और रजो निवृत्ति आयु सबने वर्णन किया, किसने वर्णन नहीं किया, ब्रैकेट में लिख लो जोर से, चरक ने वर्णन नहीं किया। एक बार क्वेश्चन बन चुका है ये, चरक के अनुसार रजो दर्शन रजो निवृत्ति आयु पूछ चुका है क्वेश्चन। लिखो, लिखो सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश। लिखो 12 से 50 वर्ष, 12 पर रजो दर्शन होगा, 50 पर रजो निवृत्ति हो जाएगी। श्लोक आया है बहुत इंपोर्टेंट, लिखो, लिखो जरा पक्व शरीराणाम, जरा पक्व शरीराणाम याति 50 क्षयम। 50 वर्ष की आयु में क्षय हो जाता है रजो निवृत्ति। ठीक, लिखो अगली लाइन से, लिखो काश्यप, काश्यप
देखो शुक्र संप्रवर्तन आयु, शुक्र संप्रवर्तन आयु और रजो दर्शन आयु। बालकों में शुक्र का प्रवर्तन कब होगा और रजो दर्शन कब होगा बालिकाओं में? देखो 16 वर्ष, 16 वर्ष। देखो परंतु विशिष्ट आहार और आरोग्य की विशेषता से, परंतु विशिष्ट आहार और आरोग्य की विशेषता से इससे पहले भी पूर्ण हो सकते हैं। विशिष्ट आहार और आरोग्य की विशेषता से इससे पहले भी पूर्ण हो सकते हैं। इससे पहले भी पूर्ण हो सकते हैं। ये एनआईए वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये पूछा था कि किसका मत है ऐसा। श्लोक लिख लो, लिखो अवार्गपि यद आहार विशेषात, यत आहार विशेषात आरोग्यात च पूर्णे भवति। काश्यप ने जाति सूत्री अध्याय में इसका वर्णन किया। पूछा गया था ऐसा किस आचार्य ने कहा है, एनआईए वाले पूछे थे। बोलेगा स्त्री पुरुष के 16 वर्ष के पूर्ण होने पर शुक्र और शोणित पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन 16 वर्ष की अवस्था के पूर्व भी आहार की विशेषता हो और आरोग्य के कारण शुक्र और शोणित पूर्ण हो सकते हैं। ऐसा मत आचार्य काश्यप का है जाति सूत्री अध्याय में। देखो पाराशर, पाराशर लिखो रजो दर्शन आयु, दस वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक। और आजकल तुम देख रहे होगे, देखो ये चीज कंफ्यूजिंग चीजें नहीं है। आज की डेट में ये चीजें वही आ रही हैं। 10-11 साल, 11 साल के आसपास ही हो जाता है। उन्होंने बोला 16, उन्होंने बोला 12, लेकिन 11 वर्ष की में भी हो सकता है। तो मॉडर्न वाले कभी कंफ्यूज नहीं होते, इसलिए उन्हें मालूम है क्या कंडीशन है। ठीक है, देखो अरुण दत्त, अरुण दत्त को याद करना बहुत कठिन नहीं है। लिखो रजो दर्शन आयु 12 वर्ष, रजो दर्शन आयु 12 वर्ष। इसको याद करना कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बैच जो है वो यूजी का वो 2012 है। ठीक है, तो 12 वर्ष लिखो। परंतु यह भी स्पष्ट किया कि 11 वर्ष की अवस्था में भी रजस्राव हो सकता है। यह भी स्पष्ट किया कि 11 वर्ष की अवस्था में भी रजस्राव हो सकता है। यहां तक सब चीज क्लियर? कोई किसी को कंफ्यूजन? बोलो। बोलो भाई। मिलिंद, धर द्विवेदी, श्वेता, साक्षी, उज्जवल, सौम्या, गौरव, ज्योति, माजिद। कोई कंफ्यूजन? चलो नहीं है कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखाते हैं, उसके बाद क्लास यहीं बंद कर दी जाएगी। लिखो रजह श्राव काल,
रजह श्राव काल, ये क्वेश्चन भी रजह श्राव काल। देखो ब्रैकेट में सुश्रुत ने नहीं बताया, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है क्या। अच्छा, सुश्रुत के अनुसार रजह श्राव काल क्या है, सुश्रुत ने नहीं बताया, इसका उल्लेख नहीं किया। अच्छा, सुश्रुत लिखो चरक 5 दिन, लिखो बागवट और भाव प्रकाश 3 दिन, लिखो भेल और हारीत 7 दिन, मॉडर्न 3 से 5 दिन। अब देखो हारीत का कंसेप्ट आया 7 दिन, कुछ महिलाओं में 7 दिन भी पाया जाता होगा, ठीक है, तो इसे अलग नहीं मानेंगे। तो ये चरक की बीवी भेल से हारी, चरक की बीवी भाव प्रकाश और बागवट भेल से हारी, क्यों आ रही, 3 5 3 5 हो रही थी, 5 3 7, चरक की बीवी भेल से हारी। ये क्वेश्चन बहुत पूछ चुका है, ठीक। लिखो अगली लाइन से, देखो सुश्रुत बागवट भाव प्रकाश, सुश्रुत बागवट भाव प्रकाश, देखो दोनों धमनियों द्वारा, आर्तववाही जो धमनियां होती हैं, दोनों धमनियां ब्रैकेट में लिख सकते हो, आर्तववाही दोनों धमनियों द्वारा, यही ब्रैकेट में लिख लो काश्यप दोनों सिराओं द्वारा, काश्यप ने सिरा बोला है। ये सब स्रोतस के पर्याय होते हैं, धमनी हो सिरा हो कुछ भी हो, सब स्रोतस का पर्याय है। दोनों धमनियों द्वारा पूरे मास में संचित, पूरे मास में संचित क्रश्ड वर्ड, काले कलर का जो होता है, विवर्ड, विवर्ड भी हो सकता है, आर्तव को कौन ले जाता है, लिखो वायु योनि मुख की ओर ले जाती है, वायु कराती है श्राव, योनि मुख की ओर ले जाती है। देखो विश्वामित्र, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया विश्वामित्र का, श्लोक लिखो पहले, देखो सूक्ष्म केश प्रतिकाश, सूक्ष्म केश प्रतिकाश, बीज रक्त वहा सिरा, सिरा को अंडरलाइन कर देगा, रक्त वहा सिरा, बीज रक्त वहा सिरा, गर्भाशय तर्पयंती, गर्भाशय तर्पयंती मासात बीजाय कल्पते। ये श्लोक उठा के पूछता है किस आचार्य का है, तो याद रखो विश्वामित्र के क्या थे, केस थे, दाढ़ी आड़ी रखते थे ना विश्वामित्र। बीज रक्त वहासिरा, गर्भाशय तर्पयंती मासात बीजाय कल्पते, लिखो हिंदी, लिखो केस के सदृश्य, केस के सदृश्य, केस के समान पतली पतली, केस के सदृश्य सूक्ष्म, बीज रक्त वह सिरा, सूक्ष्म बीज रक्त वह सिराएं, यही रक्त वह सिराएं पूछता है, ये फिल इन दी ब्लैंक कराता है। गर्भाशय को संपूर्ण मास, गर्भाशय को संपूर्ण मास बीज की उत्पत्ति हेतु पूरित करती हैं, बीज की उत्पत्ति हेतु
पूरित करती हैं। तो सुश्रुत ने बोला धमनियां रस का वहन करती हैं या आर्तव का वहन करती हैं। काश्यप बोले शिराएं करती हैं। एक कंसेप्ट और लिखो फिर खत्म करते हैं। लिखो ऋतु काल। जब ऋतु का काल चल रहा है तो किस दोष की प्रधानता होती है? लिखो कफ दोष की प्रधानता। लिखो ऋतु व्यतीत काल। पित्त दोष प्रधानता। व्यतीत हो गया, पित्त हो गया। लिखो रजह श्राव काल। वात दोष प्रधानता। वात दोष प्रधानता। वात दोष प्रधानता। अब हेडिंग डालो आर्तव। आर्तव, ठीक। कल इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट में पढ़ाई जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी के लिए। बहुत खतरनाक कंसेप्ट, बहुत बेसिक कंसेप्ट। एक वैद्य महाराष्ट्र के हैं, सोचो एक युगल था, उसको बहुत समय से जो है मतलब गर्भ धारण नहीं हुआ था। एक सिंपल कंसेप्ट से उस आदमी ने जो है गर्भ धारण कराया, सिंपल कंसेप्ट से, ठीक है। तो निदान क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। निदान को जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। कोई किसी को कंफ्यूजन यहां तक क्लास में आज? बोलो भाई। आर्तव हेडिंग डाल लो, आर्तव कल पढ़ाया जाएगा। चलो ठीक, कॉलेज आओ तुम अपने अपने पढ़ाई करो।